सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सचिवालय में सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनने और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना है ताकि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। उन्होंने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार में शामिल शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों, पुलिस और कार्यक्रमों की सिफारिशों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करना भी है। बोर्ड लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं में गुणात्मक सुधार के लिए सिफारिशें करने की भी परिकल्पना करता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 31,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने 65 से 69 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस आयु वर्ग की 60,000 से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद वर्तमान प्रदेश सरकार ने गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत की ताकि संकट के समय लड़कियों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। इस हेल्पलाइन पर लगभग 6400 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना है ताकि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि बोर्ड को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं की निगरानी के लिए बोर्ड को नियमित बैठकें आयोजित करवानी चाहिए। सक्षम गुड़िया बोर्ड जो हमने 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसके पीछे प्रमुख रूप से एक लक्ष्य ये था कि एक बहुत दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी जिसको गुड़िया कांड के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोग इस बात को लेकर के महसूस करने लगे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसके बाद वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बना और हमने सरकार बनने के बाद दो चीज़ों की घोषणा की थी उस वक्त। एक तो ये घोषणा की थी सरकार बनने के पश्चात कि हम एक डेडिकेट करेंगे एक फ़ोन लाइन जिसको हम गुड़िया हेल्पलाइन बोलेंगे, जिस पर कहीं भी इस प्रकार घटना घटित होती है तो कोई भी बेटी अपने आप से सीधे उस फ़ोन के नंबर पर जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो उस पर हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल नंबर जो है वो 5,000 से ज़्यादा 53,000 मतलब 5,300 के लगभग जो है वो टोटल एग्जैक्ट फिगर मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इतने के जो है वो मामले जो है वो उसके माध्यम से गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से आए। और उसके बाद दूसरी बात हमने ये कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में गुड़िया बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेंगे जो अवेयरनेस की दृष्टि से अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, ऐसी घटनाएं घटित ना हो उस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो उस दृष्टि से आज की बैठक ये हमारी जो है उस बोर्ड की बैठक थी जिसमें सभी माननीय मंत्री विभाग के और साथ में जो इसमें वाइस चेयरपर्सन हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड की वो भी उपस्थित थी और अधिकारी भी उपस्थित थे। तो उसमें विस्तार से चर्चा की आने वाले समय में अवेयरनेस की दृष्टि से किस प्रकार से हम लोग जो है वो लोग मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है पर्टिकुलरली उसमें जाकर के काम करेंगे और उसमें इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए
कम किया जाए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से यौन उत्पीड़न संबंधी कई मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं इस दौरान सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महिला एवं बाल विकास के निदेशक राखी कहलो ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों सहित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भावनात्मक विदाई दी। इससे पूर्व राजभवन के कर्मचारियों ने भी राज्यपाल के लिए राजभवन में विदाई समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदेश के लोगों से बेहद स्नेह, आदर एवं सम्मान प्राप्त किया है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने लगभग 2 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजभवन की गरिमा को बनाए रखने और प्रदेश की उन्नति के लिए हर स्तर पर प्रयास किया और इस कार्य में उन्हें सबका भरपूर सहयोग भी मिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जनप्रतिनिधियों, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, कुलपतियों, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को भावनात्मक विदाई दी। इससे पूर्व राजभवन के कर्मचारियों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के लिए राजभवन में विदाई समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदेश के लोगों से बेहद स्नेह, आदर एवं सम्मान प्राप्त किया है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने लगभग 2 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजभवन की गरिमा को बनाए रखने और प्रदेश की उन्नति और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल के पूर्व सचिव राकेश कंवर ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके कार्यों ने हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा प्रदान की और इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों को सभी स्तर पर सहयोग और प्रशंसा मिली है। मुझे अभी जो हिमाचल राजभवन में सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकार की तरफ से जो मुझे फेयरवेल दिया या बधाई दिया और यहाँ के कर्मचारी, मैं उनसे बहुत ही प्यार और प्रेम हुआ। मुझे जाते वक्त जो है थोड़ा दुख भी लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और सारे अधिकारी लोग और राजभवन के अधिकारी लोग, सभी लोग भी प्रेम से, प्यार से, जैसा एक नए लड़की को घर में जो है तैयार करके जब विवाह करके फिर ससुराल के घर भेजते, वैसा मुझे जो है राजभवन में काफ़ी अच्छा देख लिया है। और मुझे अभी मेरे ससुराल के घर को हरियाणा मेरे को भेज रहा है, वैसा मुझे लगा है। जैसा दुख होता है लड़की जब घर से निकलती है, वैसा मुझे भी दुख लगा है। फिर भी मैं बहुत स्मृतियों से जा रहा हूँ, बहुत अच्छे स्मृतियाँ मेरे मन में हैं। वो स्मृतियाँ मैं सदा जो है याद रखते रहूँगा और सभी हिमाचल प्रदेश लोगों को शुभकामना देते हुए मैं विदाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा और बादल फटने की संभावित घटनाओं से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में अविलंब राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे नहीं जाने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना से बचा जा सके। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने ज़िले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई किसी पर्यटक को भी ना हो, और उसके साथ साथ में अगर इस प्रकार की बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। जिससे मैंने आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से बातचीत हुई है
और सरवीन चौधरी जी माननीय मंत्री है, उनके क्षेत्र में भी शाहपुर में भी जो है वो एक जो है नदी जो है वो बहुत पानी उसमें बारिश का ज़्यादा आने के कारण नुकसान उसने भी किया है। तो मैक्लोडगंज की जो बात कही है, मैं अभी देख रहा था, हमको कांगड़ा से कुछ फ़ोन आ रहे थे, मैं उसकी सारी डिटेल्स वर्कआउट करता हूँ, जो भी उसमें करने का होगा निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, पर्यटकों के लिए मेरी खास तौर से इसी बात के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए घूमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बरसात के मौसम में खास तौर से जो एहतियात जो बरतने की ज़रूरत है, नदी के करीब नहीं जाना, नदी में इस तरह से नाले में जाकर के फ़ोटो खींचने नहीं जाना, ऐसी बातों को लेकर के ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एसपी डिप्टी कमिश्नर को भी हमने कहा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत जगह उनको इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है कि यहाँ जो है वो रास्ता बंद हो सकता है, यहाँ जाने से जो है उस प्रकार की कठिनाई हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो जानकारी उनको देते रहें, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें उसमें। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मैक्लोडगंज के पास भागसू नाग में नाले में उफान आने पर सड़क पर पानी का तेज बहाव आ गया, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना से लोगों में दहशत है। वहीं पागल नाला में बाढ़ आने से ओट लारची सहज मार्ग बंद हो गया है। यहाँ परिवहन निगम की बसें व अन्य वाहन फंस गए हैं। जिला में करीब 15 से अधिक सड़कों पर भूस्खलन होने से सड़क अवरुद्ध हो गई है। ब्यास, पार्वती, सरवरी खड्ड सहित जिला के नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिला कांगड़ा के मैक्लोडगंज के पास भागसू नाग में नाले में उफान आने पर सड़क पर पानी का तेज बहाव आ गया, जिससे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं मंडी पठानकोट हाईवे पर राजोल में गजखड पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां पुलिस तैनात कर दी गई है व वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कुछ वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन संपर्क मार्गों पर ल्हासे गिरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कांगड़ा की विधानसभा शाहपुर में मानसून की पहली बारिश से बोह में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां भूस्खलन के मलबे के नीचे 5 से 6 घर दब गए हैं। हादसे में कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। जगह जगह सड़कें बंद होने के चलते राहत व बचाव का कार्य खबर लिखे जाने तक शुरू नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए प्रदेश सरकार से हेलीकॉप्टर की डिमांड की है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि कुछ ही देर में चॉपर और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू होगा। यहाँ पे शाहपुर के अंदर एक जो वो वैली है, जो दुल्हेड़ का एरिया है, वहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं कि वहाँ पे कुछ घरों को क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहाँ पे क्योंकि जो रोड्स का जो एक्सेस है वो भी कट ऑफ हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। तो वहाँ के लिए एनडीआरएफ और जो स्टेट चॉपर है उसकी जो हमने रिक्विजिशनिंग की है और वहाँ पे वो टीम्स कुछ देर में पहुँचेंगी और वहाँ पे जो असेसमेंट है डैमेज का उसको उसी समय किया जाएगा। वहाँ पे जो सूचना है 3 से 4 घरों की ऐसी सूचना है जो अपना जो डैमेज हुए हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो इस समय अपना उनकी तलाश जारी है। धर्मशाला समेत समूचे प्रदेश में इस समय भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं कांगड़ा व धर्मशाला में कई जगहों पर बारिश से नदी नालों में आए उफान से नुकसान की कई तस्वीरें सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश भर में धर्मशाला पहले स्थान पर है, जहाँ सबसे अधिक बारिश दर्ज की जाती है। ऐसे में यहाँ सरकार और जिला प्रशासन को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो पुलों और नदी नालों के समीप अतिक्रमण करते हैं और पानी का रास्ता रोकते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में प्रभावितों की सहायता के लिए कांग्रेस द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभावितों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। भारी बरसात के कारण जो है वो पानी ने अपना रास्ता लिया है। उसमें कई जगह जहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हैं, नाले रोक रखे हैं या खड्डों के किनारे भी जहाँ इंक्रोचमेंट्स थी या कई जगह जैसे जो धर्मशाला के नीचे का एरिया है उसमें सरकारी पेयजल योजनाएं और सिंचाई योजनाएं और स्कूल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं।
धर्मशाला जो है वो देश का ऐसा स्थान बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पहले चिरापुंजी था, अब धर्मशाला जो है उसमें रिकॉर्ड होती है। तो ये सारा कैचमेंट एरिया है, जैसे ही आसपास के पहाड़ों से पानी आता है वो अपना रास्ता लेता है। उसमें भारी नुकसान हुआ है। हमने हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं, जहाँ जहाँ लोगों को जो भी ज़रूरत है उसके लिए उस चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। उनको अभी जो है एक टेम्परेरी ट्रांजिट कहीं पे ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ पूरी व्यवस्था हो भोजन की, रहने की। और उसके साथ साथ जो है हमने ये कहा है कि क्योंकि जहाँ इंक्रोचमेंट्स थी वहाँ शायद ही सरकार मुआवजा कोई दे पाए, क्योंकि वो रिलीफ का पैसा वहाँ जाता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो हैं वो अपने जो हमारी हेल्पलाइन है उसकी तरफ से उनको दोबारा से बसाने के लिए धनराशि की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि लोग जो हैं अपना जीवन जो है वो दोबारा से शुरू कर पाएँ। घर थे, लोगों की झुग्गियाँ थी जो बाहर से लेबर आती है वो बह गई हैं, घर बह गए हैं। प्रशासन के लोग अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, लेकिन बाकी जो स्थानीय लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो सुबह ही पहुँच गए थे और सुबह ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस तरह का नुकसान हुआ है। और ये अभी से सरकार के जो वहाँ अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उसको देखना पड़ेगा कि इस तरह से जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट कर लेना, पानी का रास्ता रोक देना और उसके बाद जो ये नुकसान हो जाते हैं, तो इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करते हुए इन चीज़ों को हटाना चाहिए, चाहे वो किसी का है। कोई राजनीतिक उसमें संरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर वर्ष हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आज हुआ है तो कल नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कड़ी कार्रवाई भी हो, लेकिन साथ ही साथ जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि जो सरकारी कानून होते हैं, आपदा के लिए जो पैसा जाता है वो पूरे मापदंडों के तहत ही जाएगा। उसमें आप जो है वो इमोशनल होके या भावुकतापूर्ण जो है वो सहायता नहीं कर सकते। वो समाज के लोगों को इकट्ठा करके, और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है पुनः उनको उनका जीवन जो है उसको सुचारू रूप से कैसे उन्होंने शुरू करना है उसकी व्यवस्था बना करके दें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की आत्मा शांति के लिए प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 15 जुलाई को सुबह 11 बजे एक विशेष प्रार्थना सभा रखी गई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। उन्होंने बताया कि राजीव भवन में 15 जुलाई को वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्षों की मौजूदगी में सभी 72 ब्लॉक अध्यक्षों को उनका एक एक अस्थि कलश प्रदान किया जाएगा, जो अपने अपने ब्लॉकों के पावन सरोवरों में इनका पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जन करेंगे। हरिकृष्ण ने कहा कि प्रदेश के लोगों की भावना व इच्छानुसार दिवंगत वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश प्रदेश के सभी ब्लॉकों में भेजे जा रहे हैं, जिससे लोग अपने प्रिय नेता को अपने अपने क्षेत्रों में भी अपनी श्रद्धांजलि दे सके। जैसा आप सभी को विदित है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के प्रति हम अटूट श्रद्धा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका जो स्थान रहा है वो आज अपूर्णीय क्षति हुई है। 15 तारीख को एक प्रार्थना सभा हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजीव भवन शिमला में रखी है। उस दिन जो उनके अस्तु है वो यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे और हमारे जितने भी 71 ब्लॉक है और एक शिमला अर्बन का अलग से एक हमारा जिला का उसका स्टेटस है, तो 72 जगह हम उन अस्तु कलशों को यहाँ से सभी हमारे सीनियर लीडर्स, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, हमारे CLP मुकेश अग्निहोत्री जी और जित तमाम हमारे MLAs हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी प्रेजेंस में हमारे सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष और हमारे जिलाध्यक्ष और जितने भी सीनियर लीडर्स प्रदेश के हैं वो इस प्रार्थना सभा में आएंगे और उस दिन यहाँ से विधिवत रूप से समारोह के बाद सभी क्षेत्रों में जो है उन ब्लॉकों में इन कलशों को भेजा जाएगा और वहाँ पवित्र स्थान जो भी निश्चित है उस ब्लॉक का या उस क्षेत्र का, ये सुनिश्चित किया जाएगा विधिवत रूप से 17 तारीख को। जो समय हमें पंडित जी देंगे, जो समय गंगा में अस्तु प्रवाहित का रहेगा,
उसी दौरान जो है उन क्षेत्रों में ये विधिवत रूप से श्रद्धापूर्वक हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है, हमारे तमाम जो लीडर्स हैं, उनकी प्रेजेंस में इस कार्यक्रम का समारोह का समापन किया जाए। जैसा मैंने कहा 15 तारीख को यहाँ पहुँचेगी, 16 तारीख को हरिद्वार के लिए रवाना होगी और 17 तारीख को जो भी पंडित जी ने समय तय किया होगा, जो 10वां दिन है उस दिन, तो 17 तारीख को वो गंगा में प्रवाहित की जाएगी। मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए नगर निगम शिमला ने पूरी तैयारियां कर ली है। निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि बरसात के दौरान नालियों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शहर की नालियों की सफाई की जा रही है। वहीं शहर के कई भवनों पर खतरा बनकर मंडरा रहे असुरक्षित पेड़ों को लेकर नगर निगम की ट्री अथॉरिटी कमेटी ने ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर मामला सरकार की ओर से गठित सब कमेटी को भेज दिया है। इस तरह से हर वर्ष जो है नगर निगम बिल्कुल बरसात आने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके रखते हैं। तो इस बार भी हमने पूरी तैयारी रखी है। हमारे पास बहुत सारी लेबर है और उसमें जो है नाले भी हम साफ़ कर रहे हैं और ड्रेनेज भी साफ़ कर रहे हैं और जहाँ जहाँ मलबा बह वो भी हम साफ़ करेंगे। आप देखिए कि बरसात से पहले जो है नगर निगम जो है इसमें जो फॉरेस्ट जो विभाग होते हैं इसकी जो हम इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ कहाँ खतरनाक पेड़ है और उनकी जो है लिस्ट हम जो है सब कमेटी को भेजते हैं। अभी पीछे भी हमने कोई 300-400 पेड़ जो है हमने यहाँ इंस्पेक्शन करके सब कमेटी को भेजे थे। लेकिन बीच में माननीय उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश हुए कि किसी ने हाई कोर्ट में PIL फाइल करी कि जितने भी अर्बन में जो भी पेड़ है उनको ना काटा जाए और अगर टहनियाँ भी है तो उनको भी ना काटा जाए। तो इसलिए हम तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मान रहे हैं और अगर कहीं पेड़ जो है सूखा पेड़ है या कोई गिरा है तो इसमें जो है SDM साहब को पावर है, वो इसमें जो है एक्शन ले सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो हमारे पास नहीं है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें क्विक एक्शन लेता है, अपना लेबर लेके वहाँ पे जो है पेड़ को मतलब खाली जगह करवाते हैं। चंबा जिला के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बीते कई दिनों से सभी पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच कुछ एक पर्यटक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उपायुक्त चंबा DC राणा ने पर्यटन स्थल खजियार और डलहौजी में स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस टीम ने कोविड-19 नियमों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की और पर्यटकों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक भी किया। कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करवाने के लिए चंबा जिला पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो खजियार में बिना मास्क के घूम रहे सैलानियों के चालान काटकर उन्हें मास्क भी वितरित कर रहे हैं। DSP चंबा अजय कुमार ने बताया कि पर्यटन स्थल खजियार में बिना मास्क घूमने वाले सैलानियों के करीब 45 चालान किए गए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भी मास्क लगाने व कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उपायुक्त चंबा ने बताया कि पर्यटन स्थलों में सैलानियों की तादाद में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और ऐसे में देखा गया है कि सैलानी कोरोना प्रोटोकॉल्स का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 6 पर्यटक स्थल हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें डलहौजी और खजियार भी शामिल हैं, जहां पर्यटकों की बढ़ती भीड़ में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए जिला में प्रदेश सरकार द्वारा डलहौजी में अतिरिक्त पुलिस बल चतुर्थ IRVM की एक रिजर्व की तैनाती के आदेश भी जारी किए गए हैं, जो जल्द ही एक्शन मोड में कार्य को अंजाम दे रही है। साथ ही यहाँ पर सैलानियों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कोरोना प्रोटोकॉल्स की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हर वीकेंड के समय आप जानते हैं, शुक्रवार को, सैटरडे को, संडे को भी काफ़ी ज़्यादा लोग टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और काफ़ी बार देखा गया है कि यहाँ पर लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं कर रहे हैं। काफ़ी शिकायतें भी मिल रही थी, कई बार सोशल मीडिया वगैरह पे भी देखने को आ रहा था, तो इसलिए हम हर वीकेंड पे आते हैं। आज भी हम लोग आए थे, तो अभी हमारी टीम ने लगभग कुल मिला के 45 के आसपास जो हैं विदाउट फेस मास्क जो है चालान किए हैं और अभी भी हम यहाँ अगले 2-3 घंटे तक रुकने वाले हैं और ये जो आगे कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी उसका भी पालन करें और घूमने फिरने का भी लुत्फ़ उठाएं। खजियार और डलहौजी की तरफ जो है वो विज़िट है। आइडिया है ये चेक करने का कि जो SOPs हैं वो किस तरह से जो है उनका अनुपालना हो रही है, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं हमारे वहाँ पे थोड़ा लोगों की भीड़ बढ़ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं,
तो आज यहाँ खजियार का भी दौरा किया है और यहाँ पे लोगों से यही रिक्वेस्ट की है कि वो मास्क पहन के ही जो है यात्रा करें। खासकर जो लोकल लोग हैं, जो जिनकी अपने यहाँ दुकानें हैं या रेहड़ियाँ हैं या जो घोड़े में लोगों को सवारी करवाते हैं, उनसे विशेषकर हमने ये आग्रह किया है कि वो खुद भी मास्क पहने और जो लोग यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, उनसे भी अनुरोध करें कि वो मास्क पहने, ताकि हम टूरिज़्म प्रमोशन के साथ साथ जो हमारा कोविड का प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो करें, ताकि लोगों के आने से और टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने से कोविड का जो प्रसार है वो ना बढ़े। पुलिस विभाग ने ड्रोन्स भी लिए हैं और उनसे भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और क्योंकि मैन पावर का हमेशा इशू रहता है, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम सारी व्यवस्थाओं को देखें और उनकी अनुपालना करवाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश की सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त बिस्तरों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आईजीएमसी में कोरोना के 17 मरीज और ब्लैक फंगस के 6 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर आने पर आईजीएमसी में रोजाना 300 के करीब मरीज आना शुरू हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश सरकार को प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा था, जिसके बाद से स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना केसेज में भी काफी कमी आई है। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में आईजीएमसी में 17 कोरोना मरीज व 6 ब्लैक फंगस के मरीज उपचाराधीन है। डॉक्टर ने बताया कि तीसरी लहर अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर महीने के पहले हफ्ते में आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से आईजीएमसी अस्पताल में 500 बेड्स की संख्या करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 60 बेड्स लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए डॉक्टर ने सभी प्रदेशवासियों से सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की अनुपालना करने की अपील की है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया था, उससे काफ़ी केसेस में कमी आई और आज की तारीख में आज हमारे पास जो है वो 17 पेशेंट ही जो है वो दाखिल हैं और जो आईजीएमसी में पेशेंट्स दाखिल होते हैं वो होते हैं गंभीर से अति गंभीर श्रेणी के। तो ये वो पेशेंट हैं जो बेसिकली क्रिटिकली बहुत सिक हैं। इसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस है जिसको मिकोरमाइकोसिस बोलते हैं, उसके भी 6 केसेस हमारे पास उपचाराधीन हैं। परंतु आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि जो तीसरी लहर वो अगस्त के लास्ट हफ्ते में या सितंबर फर्स्ट वीक में प्रेडिक्ट की जा रही है, तो अगर लोग अनुपालना करेंगे, जो सरकार ने आपको 3 नियम परहेज के दिए हैं, मास्क का प्रयोग करना, साथ में 2 गज की दूरी रखना और हाथों की साफ सफाई रखना, तो उससे हम क्या हो सकता है कि ये बेसिकली परहेज करके आप संक्रमण से खुद को भी बचाते हैं और बाकी समाज के लोगों को भी बचाते हैं। और अब तीसरी लहर है, तीसरी लहर में हमें ये बेड्स की संख्या जो आदेश प्राप्त हुए हैं वो 500 के आसपास करने की डायरेक्शन जो है वो मिली है। तो इसके लिए हमने 60 बेड अपने कमला नेहरू हॉस्पिटल में, क्योंकि वो स्टेट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है सरकार का, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वो 60 बेड्स का हमने तैयार करने के लिए प्रपोजल दिया है। उसका काम जो है वो चला हुआ है और साथ में हमारे पास ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी सितंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 100 बेड्स की व्यवस्था हमने वहाँ पे करने के लिए तैयारी जो है वो हम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के लगातार बढ़ रहे दामों के बाद अब सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है। ऐसे में महंगाई के इस दौर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। मौसम में आ रहे बदलाव का असर फसलों पर भी पड़ रहा है, जिससे फसल खराब हो रही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लायर एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि सप्लाई कम और मांग ज़्यादा होने की वजह से अब सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। अब शुरू हो गई है, मतलब पीछे बढ़ रहे, तब से सब्जी महंगी होनी शुरू हुई है, क्योंकि जो पंजाब से सब्जी आ रही थी वो खत्म हो गई है। अब यहाँ से पंजाब में जा रही है,
तो इसलिए जो गोभी मटर वगैरह ये सारे सब कुछ महंगा हो गया। सिर्फ टमाटर सस्ता चल रहा है, आलू प्याज उसी रेट में चल रहा है। और आने वाले दिनों में बरसात जैसे जैसे बढ़ेगी, सब्जी आनी कम हो जाएंगी, अभी और तेज हो जाएंगी, सब्जियों के दाम अभी और बढ़ेंगे। कई सड़क टूटी है, सब्जी तैयार नहीं हो पाती है, इसलिए सब्जियों के दाम अभी महीना 2 महीने बढ़े हुए रहने वाले। तो क्योंकि आजकल जो सब्जी आ रही है वो लोकल लोग जो हमारे यहाँ से किसान हैं उनकी आ रही है, लेकिन उनकी सब्जियां यहाँ भी आ रही हैं और वो सब्जियां नीचे भी बेच रहे हैं। पहले वो मंडियों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी मंडी में कितना रेट मिल रहा है, उसी हिसाब से सब्जी बेचते हैं। अगर उनका हम यहाँ पे रेट कम लगाएंगे तो इस मंडी में नहीं आएंगे। तो इसलिए क्योंकि वो उनकी सब्जियां बाहर भी जा रही हैं और बाहर रेट उनको अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी अच्छा रेट लगाना पड़ रहा है, इसलिए सब्जियों के दाम जो है वो ऊंचे। अगर किसी ने रेट लिस्ट नहीं लगाई है तो वो गलत है, क्योंकि रेट लिस्ट लगाना जरूरी है, लेकिन जो सरकार यहाँ डिस्प्ले करती थी वो आजकल उन्होंने बंद कर दिया। ग्रामीण विकास विभाग जिला लिपिकीय कर्मचारी संघ ने नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। नवगठित कार्यकारिणी में नूरपुर विकास खंड के अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा को संघ का जिला अध्यक्ष चुना गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किए जाएंगे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वह उपायुक्त कांगड़ा से भी जल्द मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से भी उम्मीद जताई है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज न करके कर्मचारी हित में ही फैसला लेगी। बेसिकली ये 2 वर्ष पहले ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश का जो जिला कांगड़ा का हमारे एसोसिएशन थी उसके चुनाव होने अपेक्षित थे, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाए, गैदरिंग नहीं कर पाए हम। तो हाल ही हमने अब जो हालात कुछ सामान्य हुए हैं तो कल ये निर्वाचन कांगड़ा विकास खंड के सभा घर में हुआ है, जिसमें हमें अध्यक्ष पद की जो है वो गरिमापूर्ण पद जो है सौंपा गया है। तो सबसे पहले मैं कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा उन्होंने हमसे अपेक्षित चाहा है, जैसी उम्मीद उन्होंने रखी है, उनकी नज़रों में हम ठीक उतरें। और कर्मचारी हित के लिए विशेषकर हमारा ये रहेगा, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग में जो हमारे रिक्त पद चल रहे हैं, बहुत सी कैटेगरी के पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं, उनको सुचारू रूप से जल्दी उन पदों को भरने के लिए सरकार से, डिपार्टमेंट से आग्रह किया जाएगा। और साथ साथ में जो हमारा विभिन्न पदों के लिए हमारा जो पदोन्नति का चैनल है, प्रमोशन का चैनल जो है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसको स्पीडअप करके जो प्रमोशंस जो हैं उनको भी समय समय पर जो है वो राहत कर्मचारियों को दी जाए। हालांकि आपको विदित ही होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जसवी जो हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सानिध्य में कर्मचारी हितों की रक्षा जो है वो होती रही है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का जो छोटे मोटी जो हमारी हैं वो आगे होती रहेंगी। बहुत जल्दी हम जिला कांगड़ा लेवल पे जो है वो माननीय डीसी महोदय के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं और हमारी जो छोटी मोटी ग्रीवेंसीज जो हैं कर्मचारियों की, छोटे छोटे लेवल की, उन ग्रीवेंसीज को जो है वहाँ टेबल हाउस के टेबल पर रखेंगे और उम्मीद जताते हैं कि हमारे जिलाधीश महोदय उनको रिजॉल्व करने की पूरी जो है वो रखेंगे। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।